हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चीन का गला घोटने के लिए भारत ने ऐसी तगड़ी तैयारी निकाली है दोस्तों की चेक पॉइंट पर चूहे की गर्दन की तरह फंसेगा ड्रैगन। बताएंगे क्या तैयारी किया है भारत ने। तो वहीं बताएंगे एससीओ सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति की मौजूदगी का कैसा रहेगा असर, क्या है भारत की चुनौती। तो वहीं पाकिस्तान ने 1965-1971 के युद्धों में लापता रक्षा कर्मियों की सौंपी सूची, भारत ने क्या जवाब दिया इस पर बताएंगे। तो वहीं अयोध्या को लेकर आमने सामने आए राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ जी। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। हमेशा की तरह आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का जमकर सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और साथ में जय हिंद कहना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो वहीं आपको बता दें पहली बड़ी खबर, चीन का गला घोटने के लिए भारत की क्या है तगड़ी तैयारी। चौक पॉइंट में चूहे की गर्दन की तरह फंसेगा ड्रैगन। बताते दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर क्षेत्र बोले तो आईओआर को जोड़ने वाले मलक्का स्ट्रेट, जिसे चीन के लिए चौक पॉइंट माना जाता है, उसकी एंट्री पॉइंट पर स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भारत ने शानदार प्लान बनाया है। 9 अरब डॉलर की लागत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसका मकसद इस क्षेत्र को शिपिंग केंद्र और पर्यटन स्थल बनाना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बनकर उभर रही है ताकि इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित किया जा सके। जी हाँ, पिछले एक दशक में हिंद महासागर में चीनी नौसेना के सतही जहाज और पनडुब्बियां अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, जो भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। 1962 में जब भारत और चाइना ने अपना पहला खूनी युद्ध लड़ा था तो उस वक्त हिंद महासागर में चीन की एक पनडुब्बी देखी गई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने द्वीपों पर 150 नाविकों की एक टुकड़ी को मंजूरी दी थी। जी हाँ, मलक्का स्ट्रेट जो हिंद महासागर में दाखिल होने का दरवाजा है, भारत ने वहीं पर चीन की गर्दन दबोचने की योजना बनाई है। हिंद महासागर में आने वाली चीनी पनडुब्बियों को संकीर्ण यानी कि नैरो मलक्का जलडमरू मध्य में सतह पर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ये देखते हुए कि अंडमान निकोबार के 572 द्वीपों में से सिर्फ 37 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, इन द्वीपों के आसपास सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग में तेजी आई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये सबसे बड़ी प्लानिंग है, तैयारी अपने भारत की चौक पॉइंट पर चूहे की गर्दन की तरह अब फंसेगा ड्रैगन। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें एससीओ सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति की मौजूदगी का कैसा रहेगा असर, क्या है भारत की चुनौती। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजाकिस्तान के अस्ताना में 3 से 4 जुलाई को होने वाली एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से रविवार को इस बात की पुष्टि भी की गई। इसके साथ ही शी जिनपिंग का कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान जाने का भी कार्यक्रम है। हालांकि इस बार भारत की ओर से प्रधानमंत्री एससीओ समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। बीते शुक्रवार को ही विदेश मंत्रालय की ओर से यह साफ किया गया था कि अस्ताना में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई विदेश मंत्री जयशंकर जी करेंगे। जी हाँ, हालांकि इसके अलावा इस मामले पर कोई और डिटेल नहीं दी गई है। देश में नई सरकार बनने के बाद पहले संसद के सत्र के चलते ऐसा फैसला लिया गया। इसके साथ ही चीन के साथ संबंधों में असहजता भी एक वजह मानी जा रही है। अगर प्रधानमंत्री अस्ताना जाते तो उनका सामना शी जिनपिंग के साथ साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ से भी होता। पिछले साल इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी, जिनमें इस बात की आशंका जताई गई थी कि चीन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आने वाले हैं। जी हाँ, भारत की ओर से समिट वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई थी। चीनी मामलों के जानकार हर्ष वी पंत कहते हैं कि चीन और भारत के संबंधों में असहजता तो है, लेकिन एससीओ को लेकर भारत अपनी भागीदारी में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगा। वो कहते हैं कि एससीओ भारत के लिए अहम प्लेटफॉर्म बना रहेगा, क्योंकि इसमें आतंकवाद, स्मगलिंग और नार्को टेररिज्म जैसे मुद्दों पर काफी फोकस किया जाता है, जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ऐसे में जयशंकर जी के कंधों पर इसकी पूरी कमान है। दोस्तों ऐसे में उनको ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा आप लोग जयशंकर जी को। साथ ही साथ बता दें भारत और पाकिस्तान ने जेल में बंद कैदियों की सूची का किया आदान प्रदान, सरकार ने रिहाई की मांग। तो वहीं पाकिस्तान ने 1965-1971 के युद्धों में लापता रक्षा कर्मियों की सौंपी सूची। आपको बता दें इस पर भारत का क्या जवाब आया। दरअसल पाकिस्तान ने भारत को 1965 और 1971 के युद्धों में लापता हुए रक्षा कर्मियों की सूची सोमवार को सौंपी। साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे की हिरासत में बंद असैन्य कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। विदेश कार्यालय ने यह जानकारी दी। एक बयान में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान ने सोमवार को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक माध्यम से एक दूसरे की हिरासत में बंद असैन्य कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने 38 लापता पाकिस्तानी रक्षा कर्मियों की सूची भी सौंपी है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो 1965 और 1971 के युद्धों के बाद से भारत की हिरासत में है। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी जेलों में बंद 254 भारतीय या भारतीय माने जाने वाले असैन्य कैदियों और मछुआरों की सूची
सौंपी है, जबकि भारत ने भारतीय जेलों में बंद 452 पाकिस्तानी या पाकिस्तानी समझे जाने वाले असैन्य कैदी और मछुआरों की सूची सौंपी है। तो वहीं आपको बता दें, फ्रांस के चुनावों में इस्लामी आतंक, पहले दौर में राष्ट्रपति मैक्रोन की हार बाद मुसलमानों के दंगे शुरू। जी हाँ, फ्रांस में चुनाव के पहले दौरे में राष्ट्रपति मैक्रोन की हार व दक्षिणपंथी राजनीतिक मरीन ले पेन के जीत हासिल करने के तुरंत बाद मुसलमानों ने दंगे शुरू कर दिए। अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए सार्वजनिक संपत्तियों को जलाना शुरू कर दिया। उनमें से ज्यादातर अवैध अप्रवासी हैं, जिन्हें फ्रांसीसी वामपंथी पार्टी ने स्वीकार किया है। कट्टर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन के शिष्य जॉर्डन बारडेला ने पिछले सप्ताह चुनाव पूर्ण बहस के दौरान घोषणा की है कि फ्रांस मैक्रोनवाद के 7 वर्षों से थक चुका है। कल रात संसदीय चुनावों के पहले दौर के नतीजों से पता चलता है कि वो सही थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें, फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की गृह युद्ध की भविष्यवाणी वाकई में सच साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि दक्षिणपंथी पार्टी की जीत के बाद जिस प्रकार से भीषण प्रदर्शन हो रहा है, इमैनुअल मैक्रोन ने वाकई में गृह युद्ध की बात कही थी, वो सच होती नजर आती दिखाई दे रही है। इस पर आपका क्या टेक होने वाला है दोस्तों? लेकिन सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। बात करें अगली खबर की, जहां ब्रह्मोस के नक्शे कदम पर स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ब्राजील की पैनी नजर खरीदने को खड़ा है तैयार। बता दे, ब्राजील की सेना की नजर भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर है। अगर सब कुछ सही रहा तो ब्राजील जल्द ही भारत के साथ आकाश एयर डिफेंस की खरीदारी को लेकर समझौता कर सकता है। ये समझौता सरकार से सरकार के तहत किया जा सकता है। दरअसल ब्राजील लंबे समय से एक मध्यम से उच्च ऊंचाई के एयर डिफेंस सिस्टम को तलाश रहा है, लेकिन उसकी ये तलाश अब भारत में आकर लगभग थम सी गई है। ब्राजील की सेना ने मध्यम से उच्च ऊंचाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 21 जून को एक अध्यादेश भी जारी किया था। इसे एयर डिफेंस के लिए ब्राजील की सेना के रणनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। दूसरे इस अध्यादेश को ब्राजील के रक्षा क्षेत्र में आश्चर्य के साथ देखा गया। अभी तक स्थानीय हितधारकों के बीच ये समझा जाता था कि ब्राजील की वायुसेना उच्च ऊंचाई वाली एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करेगी और सेना केवल छोटी और मध्यम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स को संभालेगी। परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन 90 दिनों के भीतर सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल रिचर्ड फर्नांडिस नून्स को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्यादेश का अनुच्छेद 2 अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार टीम को परिभाषित करता है, जिसमें निम्नलिखित प्रतिनिधि शामिल है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने रशिया से व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों को दे दी प्रतिबंध की धमकी। बता दें अभी की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने रशिया के साथ व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधों की धमकी दे दी है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि रूस के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली किसी भी भारतीय कंपनी को यूरोप, अमेरिका और दुनिया भर में अपने वैश्विक सहयोगियों के साथ व्यापार करने की कोशिश करते समय होने वाले परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधों को लेकर चेताया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भी ऐसा ही बयान दिया था। जी हाँ, तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की विदाई के कयास, देवबा ओली की बैठक के बाद अटकलों का बाजार हुआ गर्म। दरअसल नेपाली पलटू राम फिर पलटने को तैयार। प्रचंड की कुर्सी पर संकट, भारत के पड़ोस में है। आखिर ये हो क्या रहा है आपको बता दें, बीते 16 साल में नेपाल में 13 सरकारें बन चुकी हैं। राजनीतिक रूप से अस्थिर इस देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री की विदाई की अटकलें लगाई जा रही हैं। जी हाँ, नेपाली कांग्रेस और CPN UMLN की बैठक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार कुछ ही दिनों में विदा हो जाएगी। खबरों के मुताबिक नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देवा ने पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से मुलाकात की। शनिवार को दोनों देश के बीच मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। खास बात यह है कि ओली का राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPN UML सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। खबरों के मुताबिक बंद कमरे में हुई बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि कुछ राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म होने लगा है कि देवबा और ओली के बीच प्रधानमंत्री प्रचंड को हटाने के लिए नई गठबंधन सरकार पर चर्चा हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में फिर बदला इतिहास। 123 वर्षों में दूसरी बार चुनी गई महिला गवर्नर। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को सैम मोस्टीन को अपना गवर्नर जनरल नियुक्त किया। 123 वर्षों में दूसरी बार किसी महिला को इस पद पर नियुक्त किया गया है। ये वर्ष 2022 में महाराजा चार्ल्स तृतीय का कार्यकाल शुरू होने के बाद से इस तरह की पहली ऑस्ट्रेलियाई नियुक्ति है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी सरकार की ओर से ये भी पहली नियुक्ति है। लेबर पार्टी सरकार ब्रिटिश क्राउन के स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति को राष्ट्र प्रमुख के रूप में नियुक्त करना चाहती है। कारोबारी महिला और लैंगिक समानता की पक्षधर सैम मोस्टीन ने
ने ऑस्ट्रेलिया के 28वीं गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली और वर्ष 1901 के बाद से ये दूसरी बार है जब इस पद पर कोई महिला आसीन हुई है। तो वहीं बता दें, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के सैन्य अभ्यास से बौखलाए किम जोंग उन जवाब में उत्तर कोरिया ने दागे बैलिस्टिक मिसाइल। बता दें, दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार को पूर्व की दिशा में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कहा गया है कि दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में यह कार्रवाई की गई। दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि दक्षिण हांगहे प्रांत के जंगयोन क्षेत्र से सोमवार सुबह करीब 5:05 पर उत्तर पूर्वी दिशा में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इसके तुरंत बाद सुबह करीब 5:15 पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। पहली मिसाइल छोटी दूर की थी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, तालिबान पर भारत और रशिया क्यों साथ साथ अफगानिस्तान पर एकजुटता की क्या है इनसाइड स्टोरी। दोस्तों आपको बता दें, मार्च 2024 में मॉस्को के क्रोकोस सिटी सेंटर पर स्थित तौर पर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान यानी ISKP के हमले के बाद से रशिया ने अफगानिस्तान को आतंकी पनाहगाह के रूप में फिर से उभरने के लिए रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। ऐसा करने का एक तरीका जैसे कि रूसी कार्रवाइयों से पता चलता है तालिबान के साथ अधिक जुड़ाव है। हाल ही में रूसी विदेश मंत्रालय और न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तालिबान को आतंकी संगठनों की सूची से हटाने का प्रस्ताव भेजा है। तालिबान को रशिया ने 2003 में आतंकवादी समूह घोषित किया था। ये देखते हुए कि भारत और रशिया अफगानिस्तान से निकलने वाले आतंकवाद पर सहयोग करते हैं। अफगानिस्तान में नए घटनाक्रम और आतंकवाद विरोधी पर भारत रशिया सहयोग को समझना महत्वपूर्ण है। ORAF की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान को अपनी आतंकी सूची से हटाने का फैसला रशिया ने अचानक नहीं लिया, लेकिन इसे सीमित जोखिम भरे परिदृश्य ने रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, ब्रिटेन में आम चुनाव में भारत की बड़ी धमक। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के घोषणा पत्रों में FTA समझौते पर बड़ा जोर। जी हां, ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। भले ही नतीजे कंजर्वेटिव पार्टी या लेबर पार्टी किसी भी के भी हक में रहे, लेकिन दोनों पार्टियों ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए 38.1 अरब पाउंड के समझौते की दिशा में काम किया जा रहा है। हालांकि भारत के बाद ब्रिटेन में आम चुनाव की वजह से इस समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत रुकी हुई है। कंजर्वेटिव पार्टी के घोषणा पत्र में ऐलान किया गया है कि हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे। इसके साथ साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, दक्षिण चीन सागर पर कम नहीं हो रहा तनाव। चाइना ने फिलीपींस तट पर तैनात किया विमान वाहक पोत। जी हाँ, दक्षिण चीन सागर पर तनाव का माहौल है। इसी बीच चीन ने अपना दूसरा विमान वाहक पोत शानडोंग भी तैनात कर दिया। शानडोंग फिलीपीन तट के पास अपनी गश्त करते हुए देखा गया है। तो वही फिलीपींस की ओर से ये भी दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का विरोध करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में चाइना और फिलीपींस की नौसेनाओं और तट रक्षकों के बीच टकराव चल रहा था, क्योंकि अमेरिका द्वारा समर्थित फिलीपींस ने चाइना द्वारा दावा किए गए दक्षिण चीन में चीन सागर में द्वितीय थॉमस शॉल पर अपने दावों को साबित करने का अथक प्रयास किया था। चीन दक्षिण अफ्रीका सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है। इस पर फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई और ताइवान के बीच तीखी बहस है। चीन का आरोप है कि फिलीपींस ने 1999 में जानबूझकर दूसरे थॉमस शॉल में एक नौसैनिक जहाज को फंसा दिया था। चीन का दावा था कि क्षतिग्रस्त जहाज को नौसैनिक कर्मियों द्वारा संचालित एक अस्थायी प्रतिष्ठान में बदल दिया गया। तो वहीं बता दें, हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमले के खिलाफ एकजुट हुए अमेरिकी सांसद बोले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, अमेरिका में आजकल हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी मसले को लेकर अब यहाँ के सांसद बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने यहाँ बढ़ते हिंदू फोबिया और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे भेदभाव का विरोध जताने के लिए भारतीय अमेरिकियों को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है। उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन ने 28 जून को तीसरी बार राष्ट्रीय हिंदू वकालत दिवस मनाया। इस दौरान कई हिंदू छात्रों, शोधकर्ताओं और सामूहिक नेताओं ने भाग लिया और अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं के सामने आने वाली चिंताओं पर भी चर्चा की। सांसद थानेदार ने यहाँ दिन भर चली वकालत में कहा कि हम यहाँ हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हाउस रेजोल्यूशन 1131 पेश करने वाले डेमोक्रेट थानेदार ने कहा कि आप सभी की जो आवाज है वही संसद में हिंदू समुदाय की आवाज है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, मेड इन इंडिया फोन के आगे चीन की चमक हुई फेल, भारत की लंबी छलांग। जी हाँ, स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने लंबी छलांग मारी है। दरअसल भारत में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, जबकि चीन और वियतनाम में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वित्त वर्ष 2024 में चीन में मोबाइल
एक्सपोर्ट 2.78% गिर गया है। इसी दौरान वियतनाम में मोबाइल एक्सपोर्ट में 17.6% गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान भारत में मोबाइल एक्सपोर्ट में 40.5% की ग्रोथ दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और वियतनाम से पूरी दुनिया को स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट होता है। ये दोनों देश मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में सबसे आगे हैं, लेकिन दोनों देशों को भारत से जोरदार टक्कर मिल रही है। या तो यूं कहें कि चीन और वियतनाम से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का मार्केट भारत शिफ्ट हो रहा है। आंकड़े इसी तरह इशारा कर रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर स्मार्टफोन एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें PLI स्कीम का सबसे ज्यादा योगदान है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें 9 महीने में हमास की 20 बटालियन नरक भेज चुके हैं। जी हाँ, नेतन्याहू के मंत्री ने बताया अब कितनी दूर बची है जीत। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जंग निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। 9 महीनों के भीतर इजरायली सेना IDF ने पहले गाजा और फिर राफा को शमशान बना दिया है। हजारों निर्दोषों की जानें चली गई। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने दावा किया है कि IDF हमास की 24 में से 20 बटालियन मिट्टी में मिला चुकी है। अब सिर्फ 4 बची है और कुछ दिनों में वो भी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि हमास के आतंकी अब हमारी सेना के आगे नहीं टिक पा रहे हैं। उनकी हथियारों की आपूर्ति बंद हो गई और वो धीरे धीरे मर रहे हैं। तो वहीं बता दें मुश्किल दौर से गुजर रहे मणिपुर के CM देंगे क्या इस्तीफा, बीरेन सिंह ने बयां की हकीकत। जी हाँ, मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने सोमवार को अपने इस्तीफे की खबरों को निराधार बताया और मीडिया से अफवाह न फैलाने को कहा। सिंह ने दावा किया कि ये उनके कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की कोशिश है जो राज्य में मौजूदा स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। मणिपुर पिछले वर्ष मई से हिंसा की चपेट में है। एक मीडिया संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री के जल्द इस्तीफा देने की संभावना संबंधित खबर चलाए जाने के 3 दिन बाद सिंह का ये बयान आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे नाजुक समय में मणिपुर के नेता कमजोर नहीं पड़ सकते। हमें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। तो लगे हाथों आपको बता दें ट्रंप से डिबेट में पिटे बाइडन, तो होने लगी राष्ट्रपति पद की रेस से हटाने की मांग। अब डेमोक्रेट्स लेंगे इस पर फैसला। जी हाँ, अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ओर से पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन के बीच पहली लाइव डिबेट हुई, लेकिन इस डिबेट में बाइडन पर ट्रंप भारी पड़ते नजर आए। ऐसे में राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया और आम जनता के बीच ऐसी अटकलें हैं कि बाइडन को इस रेस से हट जाना चाहिए। दरअसल इस डिबेट के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में कहा था कि अपने देश की सेवा करने के लिए राष्ट्रपति बाइडन को इस रेस से हट जाना चाहिए। इसके बाद एक वर्ग बाइडन से रेस से हटने की मांग कर रहा है, लेकिन बाइडन और उनकी प्रचार समिति ने 2 कह दिया है कि वो हार मानने को तैयार नहीं है और इस रेस से पीछे नहीं हटेंगे। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या बाइडन को वाकई में इस राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हट जाना चाहिए? क्या बाइडन किसी भी तरीके से राष्ट्रपति के लिए अब फिट होने के लिए काबिल है कि नहीं? दोस्तों बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें श्रीलंकाई राजनीतिज्ञ और तमिल नेता समपंथन का निधन। PM मोदी और जयशंकर ने जताया शोक। जी हां, श्रीलंका में तमिल नागरिकों के लिए शांति, न्याय और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करने वाले उदारवादी तमिल नेता R समपंथन का रविवार रात निधन हो गया। तमिल नेशनल अलायंस यानी TNA ने घोषणा की है कि 91 वर्षीय समपंथन का अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। तो वहीं आपको बता दें अमेरिकी H1B वीजा धारकों के लिए कनाडा ने दी गुड न्यूज। भारतीय पर भी पड़ेगा इसका असर। जी हाँ, वीजा नियमों को लेकर कनाडा की सरकार काफी बदलाव कर रही है। पहले कई तरह के वीजा जारी करने पर सख्ती बरती गई थी, लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो की सरकार की तरफ से अच्छी खबर आ रही है जिसका लाभ भारतीय लोग भी उठा सकते हैं। दरअसल कनाडा ने अमेरिकी H1B वीजा धारकों को वर्क परमिट देने के नियमों में छूट का ऐलान कर दिया है। ओपन वर्क परमिट किसी विदेशी नागरिकों को एक निश्चित अवधि के लिए दूसरे देश में काम करने की अनुमति देता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय लोगों में भी H1B वीजा धारकों का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में कनाडा की तरफ से यह छूट उनके लिए भी राहत भरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दे प्रधानमंत्री ने दिया था बधाई का संदेश। तो विराट कोहली ने कुछ यूं जताया आभार, कहा प्रिय नरेंद्र मोदी जी सर। बता दे T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में विराट कोहली ने टीम इंडिया की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया। पूरे टूर्नामेंट में रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे कोहली ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 36 रन की पारी खेली। इसके बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्स के माध्यम से कोहली को बधाई दी और कामना करते हुए ये भी कहा कि कोहली आगे नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करने का काम करते रहेंगे। अब ऐसे में भारत के पूर्व कप्तान कोहली ने भी जवाब में ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया और ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रिय नरेंद्र मोदी सर, हमेशा समर्थन करने और प्रोत्साहन देने के लिए आपका धन्यवाद। इस भारतीय टीम का हिस्सा होना सम्मान की बात है जो T20 विश्व कप को घर लेकर आई है। इस जीत से सभी देशवासियों को खुशी मिली है, उससे हम बहुत प्रभावित और अभिभूत हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें UAE के बाद अब रशिया में भी हिंदू मंदिर की मांग। प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को दौरे से पहले भारत
भारतीय समुदाय ने जताई इसकी इच्छा बता दें। प्रधानमंत्री मोदी की रशिया यात्रा के पहले वहां मौजूद भारतवंशी समुदाय ने हिंदू मंदिर की मांग की है। वैसे तो रशिया अपने रूढ़िवादी चर्च के लिए जाना जाता है, लेकिन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू धर्म भी देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक मजबूत ईसाई आबादी के बावजूद रशिया में हिंदू मंदिर और सामुदायिक समूह दिखाई देने लगे हैं। हिंदू आबादी बढ़ने के साथ ही देश में हिंदू मंदिर की इच्छा अब तेज हो रही है। रशिया में भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र यानी सीता के अध्यक्ष सेमी कोटवानी ने राजधानी मॉस्को में पहला हिंदू मंदिर बनवाने की मंशा जाहिर की है। दोस्तों ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में रशिया में एक भव्य और विशाल हिंदू मंदिर होगा। आप लोग मानते हैं कि नहीं दोस्तों? तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में लगभग 8 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी सुनकर यकीन नहीं होगा। जी हाँ, पाकिस्तान की जनता को एक बार फिर शहबाज सरकार ने महंगाई का झटका दिया है। पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि की है, जो 1 जुलाई को ही लागू कर दी गई। पाकिस्तान के अखबार ट्रिब्यून ने वित्त मंत्रालय के हवाले से बताया कि बढ़ी हुई कीमतें सोमवार से लागू हो जाएंगी। इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें अगले 15 दिनों तक लागू रहेंगी। जी हाँ, ऐसे में पाकिस्तान के सरकारी अधिसूचना के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 7.45 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 265 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिकेगा। तो वहीं 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई है डीजल में, जहां पर 277 रुपए अब प्रति लीटर हो गया है डीजल। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जय हिंद, जय भारत।